नमस्कार साथियों, मैं पीयूष जाखड़ आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आज हम एक विशेष चर्चा करने वाले हैं जो इंडिया ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। ये जो महिलाओं के साथ जो दिन प्रतिदिन अमानवीय घटनाएं घट रही हैं, और हम एक बार जो कोलकाता रेप केस है उसके ऊपर वार्ता करेंगे। देखेंगे कि आप लोगों को सारी बातें पता है, किस तरीके से घटना घटित हुई, सारे काम कैसे हुए, सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें कुछ फैक्ट्स निकल के आते हैं जो सरकारों को दबाव में लाने पे मजबूर करते हैं। सरकारें उनके ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहती, खुद उनके लोग इसके अंदर शामिल होते हैं, लेकिन फिर भी सरकार राजनीति करती रहती है, ना कि पीड़िता को न्याय दिला सके या पीड़िता के पक्ष में कोई फैसला आ सके। तो हम समय ज्यादा नहीं लेंगे, सीधा स्टार्ट ही करते हैं। ये 3 स्लाइड आप समझ जाओगे। फर्स्ट, व्हाट हैपन इन आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता। देखो, आरजीकर जो मेडिकल कॉलेज कोलकाता के अंदर है वो 1886 के अंदर स्टैब्लिश हुई थी, स्थापना जिसकी हुई थी, अंग्रेजों के टाइम की ये कॉलेज है। इस कॉलेज के अंदर एक 8 अगस्त को बहुत ही निंदनीय घटना देखने को मिली। वो घटना संपूर्ण देश में आग की तरह फैली और न्याय के मांग के लिए लोग सड़कों पे उतर आए। वो घटनाक्रम किस तरीके से घटा वो बातें आप सब लोगों को पता है, तो भी मैं संक्षिप्त रूप में एक बार बता देता हूं। एक लेडी महिला ट्रेनी थी, 31 वर्षीय, उनके साथ रात को बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं। विभिन्न पक्ष उसके बाद में सामने आते हैं। सुबह उनकी डेड बॉडी इसी हॉस्पिटल के एक सेमिनार रूम में देखने को मिलती है, और उसके ऊपर उसके बाद में विभिन्न प्रकार की राजनीतिक चर्चाएं और विभिन्न प्रकार के राजनीतिक आक्षेप वगैरह वो लगा दिए जाते हैं। वो राजनीतिज्ञ जो होते हैं उनको अच्छे से पता होता है कि किसी भी मौके का फायदा किस प्रकार से उठाया जाता है। वो सारी चीजें आपको एक एक करके बता दी जाएंगी। ये कॉलेज था, इसके अंदर एक रेप की घटना घटित हुई है, और इससे पहले भी 2001 के अंदर इस प्रकार की घटना घटित हो चुकी है, जिसके अंदर एक लड़के ने फांसी लगा ली थी इसी कॉलेज की वजह से, जहां जो प्रिंसिपल वगैरह थे। वो चीजें मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखिए कि हमारे जो देश है उसकी गंदी राजनीति किस प्रकार चलती है ना। पहले हम ये समझ लेते हैं। आप ध्यान से देखिए कि सीएम जो है ममता बनर्जी टेक्स आउट ए रैली अगेंस्ट द इंसिडेंट ऑफ रेप एंड मर्डर ऑफ ए वुमेन डॉक्टर एट आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन कोलकाता। आप एक चीज सोचिए कि प्रशासन आपका, पुलिस आपकी, सरकार आपकी, तो फिर आप प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट कर रहे हो। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं प्रोटेस्ट करूंगी, तो उन्होंने कहा किसके खिलाफ? सीएम के खिलाफ। सीएम कौन है? ममता बनर्जी, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने कहा जो होम मिनिस्टर, गृह मंत्री होता है राज्य का, उसके खिलाफ। वो कौन है? ममता बनर्जी। उसके बाद में वित्त मंत्री, वो कौन है? ममता बनर्जी। अंततः लोगों को यह तक समझ नहीं आ रहा कि यह प्रोटेस्ट हो किसके खिलाफ रहा है। मतलब आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। ये चीजें सोचने लायक हैं। अब इधर ममता बनर्जी ने तो अपने नाटक कर दिए सारे के सारे। अब इधर देखिए, ये एक बीजेपी के प्रवक्ता हैं सुवेंद्र अधिकारी, जिन्होंने ये कह दिया, इसको आप पढ़ लेना, कि जो टीएमसी के गुंडे थे, तृणमूल कांग्रेस जो होती है, उनके ऊपर उन्होंने आक्षेप लगा दिया कि इनके राजनीतिक संबंध इससे हैं। अब आप लोगों को कहीं देखने लगता है क्या कि इन्होंने पीड़िता के लिए कुछ किया होगा? ये सिर्फ अपने निजी स्वार्थ उतारने पे तुले हुए हैं। ये चीजें लोगों के सामने अब खुल के आ रही हैं कि जो तानाशाही इंडिया में चल रही है, जिस तरीके से लोग भूल जाते हैं कुछ दिनों के बाद कि इस प्रकार का कोई अन्याय किसी महिला के साथ हुआ था, किसी पुरुष के साथ हुआ था, ये सारी चीजें भूल जाते हैं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है। ये राजनीति जिस दिन राजस्थान या फिर इंडिया का युवा समझ गया, उस दिन आप लोगों को इतनी समस्या झेलनी नहीं पड़ेगी। एक सरकार भी सशक्त बनेगी और आपको पता लगेगा कि सरकार कैसे बनानी होती है, कैसे बिगाड़नी होती है। ये इन लोगों की देख लो दकियानुसी जो सोच होती है, जो घटिया मानसिकता होती है, उसका पर्याय इन्होंने दिया है। साथ ही जो कोलकाता पुलिस है, वेस्ट बंगाल की जो पुलिस है, वो ट्विटर पे उनके अगेंस्ट कोई बात बोल देता है ना, तो उसको हाथों हाथ समन भेज देते हैं कि आपने हमारे अगेंस्ट ये बात क्यों बोल दी। अब आप एक बात बताओ कि कोई घटनाक्रम हुआ है उसके खिलाफ कोई बोल भी ना सके। इस प्रकार की तानाशाही तो यही देखने को मिल सकती है। अब कॉलेज प्रिंसिपल के बेतुके बयान और उनके राजनीतिक संबंध, ये डॉक्टर संदीप घोष हैं जो
आरजीकर मेडिकल कॉलेज है उसके पूर्व प्रिंसिपल हैं। अब इस शब्द पे गौर करना, पूर्व प्रिंसिपल, ये पूर्व हुए कब? उसी घटना के 2 दिन बाद, उसी घटना के 2 दिन बाद। इनके बयान देखो कि इट वॉज इररिस्पॉन्सिबल ऑफ द गर्ल टू गो टू द सेमिनार हॉल अलोन एट द नाइट। अब मुझे एक बात बता दीजिए, जहां कन्या सेवा दे रही है, नौकरी कर रही है, वहीं पे एक सेमिनार रूम के अंदर वो थोड़ी देर जाके सुस्ता नहीं सकती, और उन्हें ये इस तरीके से ट्रीट करते हैं, तो आपको लगता है कि किसी एंगल से पढ़े लिखे हुए इंसान है और किसी कॉलेज के अंदर इन्हें प्रिंसिपल पद का योग्य माना जा सकता है? उसके बाद में और देखो इनके आरोप, देखो घोष से जुड़े विवाद पहले से हैं। 31 मई 2030 को पश्चिम बंगाल सरकार ने डॉक्टर संदीप घोष की जगह डॉक्टर सनत घोष को प्रिंसिपल बनाया। 24 घंटे में ऑर्डर वापस लेना पड़ा। ये 2023 की बात है। बताओ, इनके सीधे सीधे राजनीतिक संबंध हमें देखने को मिल रहे हैं। 11 सितंबर 2023 को डॉक्टर घोष का ट्रांसफर मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज किया गया। 9 अक्टूबर 2023 को उन्हें फिर बहाल कर दिया गया। आप देखो, 1 महीने के पहले पहले, 1 महीने से पहले पहले इनके राजनीतिक संबंध तो यही दिखाई दे रहे हैं। और 2023 में संदीप घोष के खिलाफ जांच के लिए कमेटी बनाई गई। इस बार भी उन्हें हेल्थ सेक्रेटरी का आदेश वापस लेने पड़े। अब बताओ, फिर उसके बाद में क्या पर्याय रह जाएगा इन सब चीजों का? इनके ऊपर और भी आरोप हैं कि ये किसी भी कार्य को जब करवाते हैं कॉलेज के अंदर तो वो 20% कमीशन वगैरह लेते हैं। अन्य प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप हैं। और सबसे बड़ी यूनिक बात, जब इनको यहां से निलंबित किया गया तो निलंबित करने के बाद में कम से कम इनको घर बैठा देते। इनको घर ना बैठाने की बजाय इन्हें दूसरी मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया गया। तो ये तो स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है कि इनके राजनीतिक संबंध तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे राजनीतिक संबंध हैं। और मैं नहीं मानता कि ऐसे किसी पुरुष को किसी ऐसी संस्था को चलाने का कोई अधिकार है। उसके बाद में आगे बात करते हैं। ये अपने विनीत गोयल जी हैं, जो कोलकाता पुलिस के कमिश्नरेट हैं। इनका नाम एक बार पहले भी उछला था, एक कामदुनी केस हुआ था, उसके अंदर ये सीआईडी के अंदर आईजी की पोस्ट पे थे। और इनके ऊपर आरोप पहले से क्या लगे हुए हैं कि ये जो एविडेंस होते हैं ना, उनके साथ टेम्परिंग का काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, यानी उनके साथ छेड़छाड़ का काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो आप एक बार सोचिए कि इस प्रकार का कोई प्रशासनिक अधिकारी इस केस की जानकारी करता है या फिर उसका न्याय दिलाने का प्रयास करता है, तो क्या ये सफल होंगे? मैं नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। ये वही एविडेंस टेम्परिंग का काम करेंगे। उस लड़की को ना तो न्याय मिल पाएगा, ना उसकी कहीं सुनी जाएगी, ना कुछ और इन्होंने पहले भी और घटिया काम किए, वो तो मैं आपको आगे की स्लाइड में दिखा दूंगा। उसके साथ ही बात करते हैं संजय रॉय पे। ये पुलिस के साथ इनका सीधा कनेक्शन। किस प्रकार का कनेक्शन? एक आपदा प्रबंधन विभाग होता है पुलिस का ही, जो मुख्य रूप से पुलिस में नियुक्त नहीं होते हैं, लेकिन उनको 10-12 हजार रुपए, 15 हजार रुपए की ऐसी मासिक सैलरी के ऊपर उनको रखा जाता है। और रखने के बाद में वो पुलिस के जो छोटे मोटे काम होते हैं उनको संपन्न करते हैं। ये 9 महीने से वहीं आरजीकर कॉलेज के पास में उपस्थित थे। वहीं उनकी बैरक के पास ड्यूटी रहती थी और रात को जाके पुलिस बैरक के अंदर ये सो जाते थे। यानी इनकी पहुंच बहुत आगे तक की। इनके ऊपर पहले से अपनी पत्नी को पीटने के और विभिन्न प्रकार के आरोप लग चुके हैं, लेकिन पुलिस के अंदर इनकी अच्छी पहुंच होने के कारण इनका अब तक पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी। अब ये आरोप संगीन लग गए, तब पुलिस को इनको गिरफ्तार करना पड़ा। उससे पहले ऐसे आरोपी खुले घूम रहे थे। सोचो कितनी महिलाओं के साथ इन्होंने बदसलूकी की होगी, बदतमीजी की होगी, लेकिन पुलिस प्रशासन चेतने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और ऐसे अधिकारियों को यदि पुलिस प्रशासन के अंदर नियुक्ति का अधिकार है, तो मैं नहीं मानता कि किसी भी युवक हो चाहे युवती हो, किसी को भी न्याय मिल सकता है। संभव ही नहीं है ये चीज। उसके बाद में एलिगेशन बाय द पेरेंट्स। देखो, माता पिता हैं, उनकी अपने है ना बच्चों के प्रति संवेदनाएं अलग प्रकार की होती हैं, है ना, बहुत अच्छी संवेदनाएं होती हैं। वो उनको जिगर का टुकड़ा मानते हैं। जब सुबह सुबह उनके पास कॉल किया गया ना, ये इन्हीं की हरकतें हैं, पुलिस प्रशासन की हरकतें, यही सामने लेके आ रहा हूं। पहला केस क्या था कि फैमिली वाज टोल्ड दिस इज ए सुसाइड केस। पहले, इससे पहले की एक बात और है जिसमें उन्हें यह कहा गया था कि आपकी बेटी बीमार है, आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाइए। उसके बाद में इन्हें कहा गया कि ये सुसाइड केस है, ठीक है। उसके बाद में दे वर मेड टू वेट 3 hours टू सी द बॉडी। उन्हें 3 घंटे तक बाहर बैठा के रखा गया सिर्फ बॉडी को देखने के लिए। चलो कोई बात नहीं, ये चीज हो सकती है। और उसके बाद में उन्हें एक फोटो लेने की अनुमति दी गई थी। तो आप सोच सकते हो उन माता पिता के अंदर वो मोबाइल फोन बाहर निकाल सकते हैं उस मार्मिक दृश्य के अंदर, जहां एक युवती की लाश इस तरीके से, जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अच्छे से सामने आया है कि आंखों के अंदर ग्लास घुस गए थे, पाँव के जो एंगल है वो 90 डिग्री पे आप सोचो आपका मोड़ दिया जाए तो आपको किस प्रकार की असहनीय पीड़ा से गुजरना पड़ेगा। वो सारे पर्याय उस लड़की के साथ हुए थे। और फिर भी उन्हें द फर्स्ट केस रजिस्टर्ड
फॉर द अननेचुरल डेथ। अब ये क्या सेंटेंस होता है समझ नहीं आया अभी तक। जो पहला केस डाला गया था वो अननेचुरल डेथ का था, उसके बाद में जब इन्होंने थोड़ा जोर दिया तब इन्होंने उसको सुसाइड और रेप का केस माना। ये तो हमारा पुलिस प्रशासन है। आप लोग एक बात छोटी सी सोच के देखो, यदि इस प्रकार काम होते रहे तो न्याय व्यवस्था से ऊपर लोगों का विश्वास उठेगा या नहीं उठेगा? उसके बाद में तो लड़की क्यों, कोई लड़का भी सुरक्षित नहीं है, अरे कोई जानवर भी सुरक्षित नहीं है, इस धरती पे कोई सुरक्षित नहीं है। उसके बाद में यदि इस प्रकार की न्याय व्यवस्था देखने को मिलती है, ये खुद उसे टेम्परिंग करने का काम करते हैं। सरकार के अंदर दबाव, ये सरकार के चहेते होते हैं, उस चक्कर के अंदर ये उस हिस्से तक चले जाते हैं जहां मानवीयता शर्मसार हो जाती है। उसके बाद आगे बात करते हैं कि 14 अगस्त की रात को क्या हुआ। यह बहुत महत्वपूर्ण रात थी। शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा था। 14 तारीख को आजादी से एक दिवस पूर्व प्रोटेस्ट चल रहा था। उस प्रोटेस्ट के अंदर अचानक से रात को 12 बजे पुलिस कर्मियों को हटा के सैकड़ों लोगों की भीड़ जो सेमिनार रूम था उसके अंदर घुसती है। पूर्णतः अंदर तो नहीं घुस पाती है, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर घुसती है, अच्छी तरीके से तोड़फोड़ करती है। अब आप बताओ, दोबारा पुलिस प्रशासन की कमजोरी सामने आ रही है, नहीं आ रही है? या पुलिस प्रशासन किसी के दबाव में या फिर किसी अन्य व्यक्ति के दबाव के अंदर, जैसे मान लो ममता बनर्जी, मान लो, सीधा नाम लेने में कोई अर्ज नहीं है ना, क्योंकि वो इस टाइम वहां की मुखिया है, या फिर उनके दबाव में इस प्रकार का कोई काम कर रहे हैं कि सैकड़ों की भीड़, कोई एक दो आदमी हो, कोई चुपके से अंदर घुस जाए वो माना जा सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन सैकड़ों की भीड़ वहां आके तोड़फोड़ करती है। उस सेमिनार रूम के पास जो एविडेंस थे उनको टेम्परिंग करने का प्रयास करती है। और उससे पहले भी एक घटना सामने आ चुकी है कि जैसे ये घटना होती है उसके साइड वाले जस्ट रूम में एक रेनोवेशन का काम स्टार्ट हो जाता है। अब बताओ कहां जरूरत पड़ गई। उसके बाद में हाईकोर्ट खुद इसके बारे में संज्ञान लेता है और पुलिस प्रशासन से हाईकोर्ट का भरोसा, पूर्णतया कोलकाता हाईकोर्ट का भरोसा उठ जाता है। तो वो ये केस सीबीआई को सौंप देते हैं। अब बाद में सीबीआई भी वही कहानी है जो सुशांत सिंह राजपूत वाला केस था, तलवार दंपति वाला केस था, जो आज तक सुलझे नहीं है, उसी सीबीआई की टीम को यह केस सौंप दिया गया। तो आप सोच सकते हो आगे क्या परिस्थिति होने वाली है। उसके बाद बात करें कि क्या फांसी की सजा इसका सही उपाय है। देखो, अब इसके बारे में वार्ता करना जरूरी है, क्योंकि पहले की बातें आप सब लोगों को अच्छे से पता थी, है ना, कि हम लोग काफी बार हिंसक हो जाते हैं ना। हम सोचते हैं कि हमारी संस्कृति तो ऐसी है, महाभारत जैसी होती है, कि स्त्री के ऊपर कोई बात आती है तो हमें बदला लेना चाहिए, उसे कुरुक्षेत्र में बदल देना चाहिए, इस तरीके के काम करने चाहिए, है ना। ये संस्कृति हमारी रही है। काफी लोग बोलते भी हैं इसके बारे में। जैसे एक बार देखो, वो यूपी के अंदर 4 अपराधियों को गोली मार दी गई थी जो रेप केस के अंदर अपराधी थे। और उसके बाद में वो केरल वाली घटना थी, लेडी डॉक्टर वाली, उसके अंदर उन 3 आदमियों को भी गोली मार दी गई थी। तो वहाँ देश में पूरी वाहवाही लूटी थी और पुलिस प्रशासन का पूरे देश ने धन्यवाद ज्ञापित किया था। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा, उस दिन के बाद में रेप रुक गए क्या? मुझे बस इतना बता दो कि उस दिन के बाद रेप रुक गए क्या? मुझे नहीं लगता। ये अमानवीय घटनाएं अभी तक ऐसे कैसे चली आ रही हैं, और हम लोग क्या सोचते हैं इसका सॉल्यूशन फांसी है। तो ये चीज तो संभव नहीं है। आपको एक बात बताता हूं कि इसके अंदर 2 फैक्टर काम करते हैं। चलो मान लेते हैं एक्स और वाई है ना, सीधा। एक तो पनिशमेंट हार्ड कर दी जाए, ठीक है, पनिशमेंट हार्ड कर दी जाए, ठीक है, या तो सिस्टम है उसको सुधार दिया जाए। अब ये सिस्टम को सुधार कैसे दिया जाए मैं बताता हूं आपको ना। लगभग जिन युवाओं में ज्यादा जोश होता है, जो फिर ये सोचते हैं कि होना ही चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो तो फांसी की सजा के पक्षधर हैं। और मैं ये नहीं मानता कि वो गलत सोचते हैं, वो सही सोचते हैं, लेकिन इस चीज को विवेकपूर्ण देखा जाए ना, तो आप एक चीज देखो, ये आंकड़े शायद आपको दिखे नहीं, लेकिन एक साइट है ncrb.gov.in, या 97% जो रेप केसेस होते हैं, 97%, है ना, वो किसके द्वारा किए जाते हैं? फैमिली मेंबर्स और आसपास के जो लोग होते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, यदि पनिशमेंट के तौर पे सीधी फांसी की सजा का प्रावधान हो जाए, तो आप लोगों को पता है कि 97% केसेस फैमिली मेंबर्स के द्वारा होते हैं, तो वो किस तरीके से ट्रीट किए जाएंगे कि उसे फांसी हो जाएगी, उस बात को वहीं दबा दो, ये कर दो, वो कर दो। इस तरीके से जो महिलाएं एक दो उठ के आ पाती है ना सच्चाई के बारे में, वो भी दब जाएंगी उस चक्कर के अंदर। दिक्कत कहां आ रही है मैं आपको बताता हूं कि कन्वीनियंस रेट रेप केसेस इंडिया के अंदर कितनी है? सिर्फ 27%। 73% केसेस के अंदर अपराधियों को सजा हो ही नहीं पाती है। ये मैं मेरी तरफ से बना के नहीं बोल रहा हूं, ये डेटा है, भारतीय रिपोर्ट है सारी की सारी। 73%
परसेंट जो केस होते हैं, आप एक चीज बताओ मेरे को छोटी सी, अपराधी को पता नहीं होता है क्या कि उसको क्या सजा मिलने वाली है? फांसी नहीं तो उम्र कैद या कोई और मानवीय सजा तो मिलने वाली पक्की है, ये तो आप लोगों को अच्छे से पता है। ये सारी चीजें उसके दिमाग में होती हैं, फिर भी वो ऐसे घिनौने करते करता है। तो हमें है सुधार की आवश्यकता। जो हमारी प्रशासनिक प्रणाली है उसकी जगह क्या बोलते हैं उसको, फास्ट ट्रैक जो कोर्ट होते हैं उनका गठन किया जाए। इसके अलावा जो अन्य चीजें होती हैं जिसके थ्रू ये जल्दी से जल्दी सारे काम निपटाए जाए उनका गठन किया जाए, ये चीजें आवश्यक होती हैं। ये मुद्दा इतना संगीन है कि गलती से मुंह से कुछ इधर उधर निकल जाए ना तो फिर वो उसके बाद में गलती का सबक बन जाती है। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो हमें भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे जो वक्तव्य हमारे मुंह से निकल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। किसी महिला की अस्मिता के ऊपर ला जाना, आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है। ये आप चीज सोचो। जैसे आप लोगों को बताऊं, ये था केस था, इसके बारे में कुछ पंक्तियां मैं आप लोगों को बताता हूं कि काफी लोग जो बोलते हैं ना कि छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, अंधेरे में बाहर नहीं जाना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, महिलाओं को आगे लाओ वागे लाओ ना। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अंधेरा नहीं था, कि अंधेरा नहीं था, खाली सड़क नहीं थी, पूरे थे कपड़े, कोई तड़क भड़क नहीं थी, जेब में कलम थी, गले में आला था, बदन पे लंबा सफेद कोट भी डाला था। मतलब कितनी अच्छी पंक्तियां हैं। ना जाने क्या गलती कर दी मैंने, जान दे के ये सजा भी भर दी मैंने। साथ में लड़ेंगे, हार पाप की भी होगी। यदि साथ में लड़ेंगे तो हार पाप की भी होगी, नहीं तो फिर किसी गली के मोड़ पे बेटी आपकी भी होगी। ये चीज समाज जब तक नहीं समझेगा ना तब तक हम इन चीजों का कुछ नहीं कर सकते। ये इसी तरीके से होती रहेंगी। मैं यहां सीधा आप लोगों को ये नहीं बता रहा कि एक लड़के के आधार पर संपूर्ण लड़के समाज को गलत ठहरा दिया जाए, ऐसा भी नहीं है। और किसी एक लड़की के आधार पर संपूर्ण लड़की समाज को गलत ठहरा दिया जाए, ये चीजें कतई संभव नहीं है। ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेंगी। अंततः मैं निष्कर्ष पे ही आ रहा था, वो चीजें मैं आप लोगों को पहले बताने लग गया। हमें हमारे सिस्टम को सुधारने की आवश्यकता है। नहीं, करप्शन हर जगह है, मैंने आपको पुलिस का एग्जाम्पल भी दिया है, ठीक है। उसके बाद में जो वहां के प्रिंसिपल थे उनका एग्जाम्पल भी दिया है। सरकारें किस तरीके से अपना राजनीतिक सिद्ध उतारने पे तुली हुई हैं। जैसे ये घटना कोलकाता में हुई तो ममता बनर्जी जब इस चीज के ऊपर बात की जाती है तो वो उत्तर प्रदेश की घटना ले आती हैं, केरल की घटना ले आती है, बिहार की घटना ले आती हैं। ये ऐसे एक दूसरे पे लांछन लगाने से काम नहीं चलेगा। इस सिस्टम के लिए सुधार की बहुत आवश्यकता है। ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का प्रयास करते हैं और उस चक्कर में जनता समझ नहीं पाती। अब जस्टिस के लिए पूरे इंडिया के अंदर आवाज उठी, इतने में इंडिया का रेट यही है कि हर 9 मिनट के अंदर एक रेप और हो चुका होता है। उस एक रेप केस के चक्कर में एक सबक नहीं बनाने के लिए लोगों को समझ नहीं आता कि ये किस तरीके से सुधार की आवश्यकता है। पहले तो हमारे शैक्षिक स्तर को सुधारने की आवश्यकता है। ये जो हमारा जेंडर गैप है ना, इसको सुधारने की आवश्यकता है। हमें कभी ये सिस्टम समझाए नहीं जाते, कभी बताए नहीं जाते। और अपराधी को मैंने कहा ना बहुत अच्छे से पता होता है, बहुत अच्छे से पता होता है कि इसकी सजा क्या होने वाली है, सब कुछ होने वाला है। अब सीबीआई की जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके अंदर साफ है कि उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनके अंदर 150 ml सीमन पाया गया है, जिसमें म्यूकस भी हो सकता है और यूरिन भी हो सकता है। लेकिन फिर भी 100 ml भी हो तो ये सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार सामूहिक बलात्कार माना जाएगा, गैंगरेप इसको बोला जाएगा। तो उस लड़की ने कितनी पीड़ा झेली होगी। इंसान का मन मर जाता है, आत्मा मर जाती है। ये सारी चीजें समाज जब तक खुद नहीं समझेगा, हम खुद अपने अंदर सारी चीजें एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं कर सकते। नहीं, ऐसे दरिंदे तो आपको गली के हर मोड़ पे मिल जाएंगे। आपको सच्ची एक घटना बताऊं, जैसे क्या होता है कि कोई लड़का है, उसकी बहन है, उसकी बहन को किसी लड़के ने छेड़ दिया, किसी लड़के ने छेड़ दिया। वो भाई है, उसका गुस्सा होना जायज है, वो गुस्सा हो जाता है, गुस्सा होकर उस लड़के के पास जाता है मारपीट करने, मैं तेरे को जान से मार दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, है ना। अब उन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई। अब इतने में उस दूसरे लड़के की बहन आती है, वो आके ये बोलती है कि ये लड़का मेरे को छेड़ता है। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो कि कौन सा किसको पीटेगा, ये इसको पीटे या ये इसको पीटे। गुनहगार तो दोनों ही है, गुनाह दोनों ने किया है। लेकिन जब अपने पे बात आई तब हम उग्र हो जाते हैं, और जब समाज पे बात आती है तब हम शांत रहते हैं। यदि हमारे वही रूल, वही चीजें जो हम अपने परिवार पे लागू करते हैं, वही चीजें हम समाज पे लागू करते हैं, तो ऐसी चीजें होंगी ही नहीं।
यदि संजय रॉय जैसे अपराधी को पुलिस प्रशासन ने पहले ही हिरासत में ले लिया होता, जब उसके खिलाफ रिपोर्ट वगैरह दर्ज हुई थी, प्रेग्नेंट जो उनकी वाइफ थी उनके साथ मारपीट के केसेस थे, उनके ऊपर रेप के केसेस थे, उस अपराधी को उसी दिन रोक दिया जाता, तो शायद मुझे नहीं लगता कि आज ये लेडी डॉक्टर जिंदा होती 100%। और इनकी शिफ्ट इतनी लंबी होती है, 36-36, 12-12 घंटों की होती है। उस शिफ्ट के अंदर थक जाता है इंसान, सहम जाता है, रह जाता है, तो ये जाके सिर्फ आराम कर रही थी। अब आराम करना मुझे नहीं लगता किसी भी एंगल से क्राइम होता है। जहां तक मुझे पता है वो सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। और कुछ बातें होंगी जो जैसे जैसे, और एक तो इन मीडिया कर्मियों ने जिस तरीके से इस चीज को उछाला है, हर मीडिया न्यूज इसको कुछ अलग बता रही है, कुछ अलग बता रही है। आप किसी भी, यदि एक बार ये न्यूज आप देख लेते हो ना यूट्यूब वगैरह पे, मैं आपको गारंटी देता हूं हर स्ट्रीम में आपके पास यही आती है, आगे आती जाती है, आती जाती है, आती जाती है, और हर बार एक नया तथ्य निकल के आता है। इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये चीजें चल किसे रही हैं, चल कैसे रही हैं, ये चीजें समझ नहीं आ रही लोगों को। हर न्यूज चैनल अलग चीजें बताता है। और सबसे बड़ी बात, कुछ जो बड़े न्यूज चैनल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इन्हीं प्रवक्ताओं को जिनको मैं बता रहा हूं ना आपको, ये इन्हीं प्रवक्ताओं को न्यूज चैनल पे बुलाते हैं, और फिर बुलाने के बाद में एक डिबेट करवाते हैं। अब उस डिबेट का क्या परिणाम निकलेगा आप लोगों को अच्छे से पता है। लोगों का मनोरंजन हो जाता है, लोग उन्हें देख लेते हैं, काम की बातें वो नहीं देखते। इस मीडिया पे अंधा विश्वास करना बंद करना पड़ेगा लोगों को, सीधी सी बात है। नहीं तो हम इतना गर्त में चले जाएंगे कि हमें खुद समझ में नहीं आएगा। ये चीजें आपको समझनी आवश्यक है। यदि आज नहीं समझोगे तो जैसे मैंने बताया, उसकी बहन छेड़ दी, उसकी बहन छेड़ दी, किसी भी दिन ये घटना हमारे साथ भी हो सकती है, किसी गली के मोड़ पे बेटी आपकी भी हो सकती है, ये बात मैंने बता दी है। ये चीजें आपको अपने अंदर आत्मसात करनी होंगी, और आत्मसात करने के बाद में एक अच्छे समाज का निर्माण करना पड़ेगा, तभी ये सारी चीजें संभव है, नहीं तो नहीं होती। एक अपराधी को अच्छे से पता है कि उस अपराध की सजा क्या हो सकती है। एक जो मर्डरर होता है उसको अच्छे से पता है उसको सजा क्या मिलने वाली है, फिर भी वो करता है, क्योंकि कानून व्यवस्था हमारी ऐसी है। कानून व्यवस्था के अंदर मैंने आपको बता दिया कि न्यायिक संरक्षण उनको इतना आसानी से मिल जाता है, उनके राजनीतिक जो संबंध हैं वो इतनी आसानी से मिल जाते हैं कि उनके बारे में कुछ नहीं होता। बहुत से, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे ये जो टीएमसी कार्यकर्ता हैं, इनके ऊपर रेप के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन राजनीतिक संबंध अच्छे होने की वजह से ये हर बार बच जाते हैं। और ये इसी तरह बचते रहे तो मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति जो इतनी महान थी उसका बंटाधार निश्चित है। ये चीजें होती रहेंगी। जो कुछ लोग बीच में बोलते हैं ना कि महिलाओं को सशक्त करके उनको नौकरी के अंदर आगे लाके या कुछ और करके ये सारी चीजें संभव हैं, अरे ये तो लेडी डॉक्टर ही थी, 31 साल के भी थे, लगभग जीवन देखा होगा इन्होंने, फिर भी इनके साथ ये अप्रिय घटना हो गई। तो पहले महिलाओं को अलग से उठाने का प्रयास करो, ये सांस्कृतिक जो चीजें हैं उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करो, तब लोगों के अंदर समझ में आएंगी। नहीं ऐसे तो ये नहीं होगा। तो इसके तीन ही परिणाम निकल सकते हैं कि एक तो अपना प्रशासनिक जो तंत्र है उसको सुधारने की आवश्यकता की जाए, बहुत नितांत आवश्यकता है। फास्ट ट्रैक जो कोर्ट होते हैं उनका गठन किया जाए, ये भी बहुत जरूरी होता है। नहीं तो केस चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, आरोपी बाहर घूमते रहते हैं। आपको उदाहरण के तौर पे बताएं, जो संत राम रहीम है, अब हरियाणा के अंदर चुनाव आने वाले हैं, वो पैरोल पे बाहर घूम रहे हैं। ये हमारे राजनीतिक जो फायदे होते हैं उनको उठाने का काम किया जाता है, और सरकारें बखूबी इसका काम करती हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस चीज के ऊपर सरकार जल्द से जल्द संज्ञान ले। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, जो अपने डीवाई चंद्रचूड़ है वो खुद इसकी पैरवी करेंगे, 3 लोगों की एकल पीठ बनेगी। सीबीआई अपनी जांच कर रही है, अब वो टेम्परिंग कितनी हुई है उस रूम के अंदर, कैसे क्या हुआ है, डीएनए रिपोर्ट वगैरह सब सामने आती है। और जो एस के घोष हैं अपने, इनके ऊपर तो गाज गिरने वाली है, ये तो मेरे को अच्छे से समझ में आ रहा है कि इनकी तो वाट पक्का लगने वाली है। बाकी स्वयं में सुधार का प्रयास करें, तभी ये चीजें संभव हैं, अन्यथा नहीं होंगी। ये समाज ऐसे ही पिछड़ता जाएगा। फिर चाहे आपको संत समझा लें, चाहे महात्मा समझा लें, चाहे मैं समझा लूं, चाहे दुनिया का कोई इंसान समझा ले, ये चीजें जब तक आप लोग अपने अंदर आत्मसात नहीं करोगे तब तक आप लोग नहीं समझ पाओगे। चलो, ये चर्चा तो अभी यही खत्म करते हैं। धन्यवाद आप सभी का। ठीक है सर, डन। रोक दो।